स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज। 18 पार्ट हो चुके हैं, आज 19वें पार्ट पे चल रहे हैं। हमारा पहला सवाल है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? यह है 4। ठीक, कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? नंबर 1 पे देखते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। उत्तर का विशाल पर्वतमाला, ठीक, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। ये हमारी जो हिमालय श्रृंखला है, ये भारत का एक प्राकृतिक प्रदेश है और भारत और चीन की सीमा को बनाती है। दूसरा हम देखते हैं कि कौन सा है, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, ये यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। उत्तर का विशाल मैदान, ठीक। और तीसरी हम देखते हैं कि कौन सी है हमारे जो प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है। तीसरा है हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि दक्कन का पठार, इसे हम लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक, ये दक्कन का पठार है और भारत का मध्य से दक्षिणी हिस्सा होता है। चौथा कौन सा है हमारा जो प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ये पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान है, द्वीप समूह है और मरुस्थल है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि तट प्लस द्वीप, ठीक, और प्लस मरुस्थल भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है। कथन नंबर 1 है, भौमिकी दृष्टि से, भौमिकी मतलब भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब है जो दक्कन का पठार है, भारत का दक्षिणी हिस्सा है, वो पूछ रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल सही है कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है वो भारतीय भूभाग का सबसे प्राचीन भाग है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये राइट है। हिमालय, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित का मतलब है फोल्डेड, ठीक, पर्वतों को प्रदर्शित करता है। तो ये भी सही है कि जो हिमालय है वो भारत के सबसे नवीन पर्वतों को प्रदर्शित करता है। विश्व की नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में से हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अगला देखते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। तो जो भारत का पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है वो तटीय मैदान है और इसका जो निर्माण है वो नदियों के जमाव से नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन से हुआ है। किससे हुआ है? भूमि के उत्थान व निर्गमन, ठीक, भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से हुआ। तो ये वाला जो आपका कथन है ये गलत हो जाएगा। ओके, और ये जो कथन डी है ये देखते हैं कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है। तो भारत में जो गोंडवाना शिलाएं हैं, यानी कि भारत में जो गोंडवाना लैंड की भूमि है, यानी कि आप मान के चलें कि छोटा नागपुर का पठार, इसमें कोयले का भंडार है और भारत का लगभग 98% कोयला इन्हीं शिलाओं से प्राप्त किया जाता है, यानी कि गोंडवाना लैंड से प्राप्त किया जाता है। और ये कोयला काफ़ी उत्तम क्वालिटी का होता है, ये बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला मिलता है, बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला प्राप्त किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है? ये सी, यानी कि असत्य पूछ रहा है तो असत्य आपका हो जाएगा सी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के द्वारा हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, यानी कि ये कह रहा है कि हिमालय की जो रचना है इसमें मतलब ये वलित पर्वतों की कई श्रृंखलाओं में हुई है। जैसे आप जानते हैं कि इस प्रकार से हिमालय की श्रृंखला है, ठीक। ओके, तो इसमें ट्रांस हिमालय भी है और बृहत महान हिमालय भी है, लघु हिमालय भी है और शिवालिक की श्रेणियां भी हैं। तो 4 आपकी इस प्रकार से पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें
कौन सी सबसे प्राचीन है? तो आपके ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखें तो शिवालिक की श्रेणी, निम्न श्रेणी, निम्न या लघु श्रेणी इसको हम कहते हैं, लघु श्रेणी या लघु हिमालय, ओके, वृहत हिमालय श्रेणी और धौलाधार श्रेणी। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो आपका वृहत हिमालय श्रेणी है ये सबसे प्राचीन है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। इसके अलावा यदि हम हिमालय में देखा है तो हिमालय में जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय ये सबसे प्राचीन है, ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे प्राचीन है। इसके बाद में बृहत हिमालय का निर्माण हुआ है, उसके बाद में लघु हिमालय का निर्माण हुआ है और उसके बाद में शिवालिक की श्रेणियों का निर्माण हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, उल्का है। उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा। तारे आप चूंकि जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु गतिमान है, तो इस प्रकार से तारे भी गतिमान है। तो जो तीव्र गति से चल रहा हो या धीरे गति से चल रहा हो, तारा तारा ही होता है, ठीक। अगला है, वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ये आपका सही हो जाएगा कि उल्का जो है वो पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल से आता है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर के क्षेत्र से आता है और पृथ्वी के जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये मान के चले कि पृथ्वी है, ठीक, और पृथ्वी का ये वायुमंडल है इस प्रकार से, और जब कोई उल्का होता है उल्का, जैसे ये आया आपका उल्का और इस प्रकार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो ये जलने लगता है, जलने लगता है। और जलने क्यों लगता है? क्योंकि घर्षण होता है पृथ्वी के आयन मंडल में, बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, इस वजह से ये जलने लगता है। बहुत जो छोटे साइज के उल्का होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े आकार के उल्का होते हैं वो पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाते हैं और जब वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इसे उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। तो उल्का पूछ रहा है कि उल्का क्या है? ये पृथ्वी के बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है, तारामंडल का भाग नहीं है और पूछहीन धूमकेतु भी नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रधान जाम की उत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से या कि पुर्तगाल से। तो जो प्रधान जाम की उत्तर रेखा है वो आपकी अल्जीरिया से भी गुजरती है और फ्रांस से भी गुजरती है, लेकिन नाइजीरिया से और पुर्तगाल से नहीं गुजरती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधान जाम की उत्तर रेखा किस प्रकार से गुजरती है, ठीक है। ये अफ्रीका है, ठीक, इसके ऊपर ये आपका यूरोप है, ओके, ये यूरोप हो गया। और जो आपकी प्रधान जाम्योत्तर रेखा है इस प्रकार से गुजरती है। तो अल्जीरिया से होते होते हुए ये आपका अल्जीरिया प्रदेश हो गया, ठीक, और यहां पर ये फ्रांस हो गया। इस प्रकार से अल्जीरिया और फ्रांस से होते हुए गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा कि अल्जीरिया और फ्रांस से होकर गुजरती है। नाइजीरिया और पुर्तगाल से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ का क्षेत्र आपका पुर्तगाल का आता है, ये वाला क्षेत्र जो है ये पुर्तगाल है, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य का मतलब समझते हैं कि स्टेट पूछ रहा है, जल संधि, स्टेट या जल संधि, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक, के सर्वाधिक निकट है। सर्वाधिक निकट यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो कहां से गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी जिसे ये है हो गया उत्तर अमेरिका, ठीक, इसके बाद में ये हो गया आपका एशिया का भाग, ठीक, इधर आपका एशिया हो गया, एशिया हो गया और ये उत्तर अमेरिका हो गया, ठीक। जो आपकी पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी यहां से होकर गुजरती है,
ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। और यहां पर जो जल संधि है, ये वाली जो जल संधि है, ये बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक, तो ये बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है, अलास्का यानी कि उत्तर अमेरिका और एशिया के मध्य से प्रशांत महासागर से होते हुए गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बेरिंग जल संधि राइट आंसर हो जाएगा कि बेरिंग जल संधि से के बिल्कुल निकट से होकर गुजरती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया या कि ब्राजील? तो विषुवत रेखा जो होती है हमारी केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, लेकिन मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, ब्राजील से भी होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और इसका यदि हम देखें तो इस प्रकार से ये, ठीक, ये कौन सा हो गया आपका? दक्षिण अमेरिका हो गया। और दक्षिण अमेरिका के बाद में यहाँ पर हो गया यूरोप, नहीं अफ्रीका हो गया। एक अफ्रीका हो गया। और इसमें अफ्रीका में यदि हम देखें तो यहाँ पर केन्या देश है, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया फिर इधर निकल आएगा, इस साइड आपका इंडोनेशिया बन जाएगा यहाँ पर। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं चित्र और बढ़ा दूँ। इंडोनेशिया आपका यहाँ पर आएगा इस तरीके से, ठीक। तो इंडोनेशिया से भी होकर गुजरती है। ब्राज़ील, ये वाला जो क्षेत्र है, ये ब्राज़ील की उच्च भूमि है, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। केन्या, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, जिसमें मेक्सिको एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से होकर के विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन पूछ रहा है, कौन सा है? इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। अग्नेय चट्टानें चूंकि मैग्मा से निर्मित होती हैं, तो इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, ये अवसादी चट्टानों में होते हैं। जीवाश्म जितने भी होते हैं ये अवसादी चट्टानों में होते हैं, अग्नेय में नहीं होते हैं। वे जल के लिए सरंध्र होती हैं। सरंध्र मतलब है कि जल उसमें रिस कर नीचे चला जाता है, तो अग्नेय चट्टानों में ऐसा नहीं होता है, ऐसा केवल अवसादी चट्टानों में होता है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों हो सकते हैं। ये कथन एकदम सही है कि अग्नेय जो चट्टानें हैं वो क्रिस्टलीय भी हो सकती हैं और अक्रिस्टलीय भी हो सकती हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती, ये कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि सिलिका होती है और सिलिका कम और ज़्यादा की मात्रा अलग अलग होती है। कम सिलिका में अलग कंडीशन होती है, ज़्यादा सिलिका में अलग कंडीशन होती है। तो सिलिका होती है, ठीक, ये नहीं, गलत है। यहाँ पर क्षारंध्र जो तो नहीं होती हैं, अवसादी चट्टानें क्षारंध्र होती हैं। पूरा जीवाश्म अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अग्नेय चट्टानों या रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है? अवस्थित का मतलब है कि स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में ये आपका हो गया अफ्रीका, और अफ्रीका में ये रेखा हो गई 0 डिग्री विषुवत रेखा। और 0 डिग्री विषुवत रेखा पर जो आपका ये पर्वत है किलिमंजारो, इस जगह पर स्थित है। और यहाँ पर जो देश है ये तंजानिया देश है, ठीक। तो जो आपका किलिमंजारो पर्वत है वो तंजानिया में स्थित है, मलावी, केन्या या जाम्बिया में स्थित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ का मतलब समझते हैं? प्रकाश स्तंभ ऐसा होता है जहां से परमानेंट लाइट आती रहती है, यानी कि प्रकाश आता रहता है, उसे हम प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जैसे लाइट हाउस वगैरह होते हैं, ठीक। और कोई भी ऐसी चीज जहां से प्रकाश आ रहा हो
परमानेंट आ रहा हो उसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो एटना है, एटना, माउंट एटना, वेली, स्ट्राम्बोली और विशुवियस। जो माउंट एटना है वो इटली के सिसिली द्वीप पर है। माउंट एटना जो है वो इटली के सिसिली द्वीप पर है। ठीक, ये ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन इससे परमानेंट प्रकाश नहीं आता है। स्ट्राम्बोली जो है, स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी। ये भी आपके सिसिली के उत्तर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिसिली द्वीप के सिसिली के उत्तर में स्थित है। ठीक, उत्तर में स्थित है। विशुवियस है, विशुवियस इटली में स्थित है। और स्ट्राम्बोली जो आपका ज्वालामुखी है ये इतना जागृत ज्वालामुखी है कि इससे जो गैसें निकलती हैं उनमें उनमें मतलब परमानेंट प्रकाश आता रहता है, और इसके प्रकाश से भूमध्य सागर और आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रकाशमान रहता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है तो उनमें विस्फोट होता है, लेकिन एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ता भर में या महीना भर में इस तरीके से उससे ज्वालामुखी निकलता है। लेकिन ये जागृत ज्वालामुखी से परमानेंट प्रकाश निकल रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।